चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात गोरखपुर की करेंगे, जहां पर पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का अंतिम संस्कार आज है। बड़हलगंज स्थित मुक्ति धाम में होगा अंतिम संस्कार। थोड़ी ही देर में धर्मशाला स्थित तिवारी हाता से निकलेगा पार्थिव शरीर। जगह जगह पर पार्थिव शरीर का स्थानीय लोग करेंगे अंतिम दर्शन। हरिशंकर तिवारी ने कल अपने आवास पर अंतिम सांस ली थी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे हरिशंकर तिवारी। 90 साल की उम्र में हरिशंकर तिवारी ने आखिरी सांस ली है। तो हरिशंकर तिवारी का अपना ही एक व्यक्तित्व, एक वर्चस्व था। लगातार 22 सालों से विधायक रहे थे। चिल्लूपार से 22 साल विधायक रहने वाले पहले ऐसे मंत्री, और 6 बार अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे हरिशंकर तिवारी। तो किस तरह से एक वर्चस्व पूर्वांचल में इनका रहा। तो पहली बार 1985 में जेल से चुनाव लड़े थे। तो जेल से चुनाव जीतने वाले पहले विधायक बने थे। तो 5 बार अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे, 6 बार विधायक रहे। तो पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का अंतिम संस्कार आज है। बड़हलगंज स्थित मुक्ति धाम में यह अंतिम संस्कार होगा। तो थोड़ी ही देर में धर्मशाला स्थित तिवारी हाता से निकलेगा पार्थिव शरीर, जहां उनका घर था। तो जगह जगह पर पार्थिव शरीर का स्थानीय लोग दर्शन करेंगे। हरिशंकर तिवारी ने कल अपने आवास पर ही अंतिम सांस ली थी। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। 90 वर्ष की उनकी उम्र थी। तो 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो गोरखपुर के चिल्लूपार में हुआ था हरिशंकर का जन्म। कई बार कैबिनेट भी रह चुके हैं हरिशंकर तिवारी। पूर्वांचल के बाहुबली नेता रहे हैं। तो हरिशंकर तिवारी का एक अंतहीन सफर। गोरखपुर के चिल्लूपार में इनका जन्म हुआ। हरिशंकर का जन्म कई बार और कैबिनेट मंत्री रह चुके हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के बाहुबली नेता रहे हैं। हरिशंकर तिवारी 1985 में जेल में रहकर गोरखपुर की चिल्लूपार से लड़ा था चुनाव। तो हरिशंकर ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। जेल से चुनाव जीतने वाले प्रदेश के वह पहले विधायक बने थे। हरिशंकर को यूपी के बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में जाना जाता था। 1998 में कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बने हरिशंकर तिवारी। राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह सरकार में भी मंत्री रहे। मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी रहे मंत्री। एक जमाने में ब्राह्मणों की राजनीति के धूरी थे हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी की विरासत संभाल रहे उनके 2 बेटे। तो बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी खलीलाबाद सांसद रह चुके हैं। तो छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार से विधायक रह चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं हरिशंकर तिवारी का एक अंतहीन सफर, किस तरह से पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जेल में रहकर ये चुनाव लड़े थे और जीत भी हासिल की थी। तो पहले ऐसे विधायक थे जो जेल में रहकर चुनाव लड़े थे और पूर्वांचल में एक अच्छी पैठ रखते थे, ब्राह्मणों में एक अच्छी पैठ रखते थे। एक समय था जब गोरखपुर शहर के बीचों बीच तिवारी हाता से प्रदेश की सियासत तय होती थी। जिस हरिशंकर तिवारी के हाथा से प्रदेश की सियासत तय होती थी वो दुनिया से अलविदा हो चुका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूर्वांचल के पहले बाहुबली नेता के रूप में विख्यात हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में ही अंतिम सांस ली। हरिशंकर तिवारी यूपी के पहले ऐसे माफिया डॉन थे जो माननीय बने। उनके कद का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है
कि एमएलए बनने के बाद सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, मंत्री वो जरूर बनते थे। बीजेपी, सपा, बसपा सभी ने अपनी सरकार में हरिशंकर तिवारी को मंत्री बनाया। हरिशंकर तिवारी का जन्म चिल्लूपार में हुआ था। उन्होंने पहली बार 1985 में जेल में रहकर गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। हरिशंकर तिवारी ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। जेल से जीतने वाले प्रदेश के वो पहले विधायक बने। हरिशंकर तिवारी को यूपी के बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में जाना जाता था। 1998 में हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बने। हरिशंकर तिवारी राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। वो मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। एक जमाने में हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों की राजनीति के धुरी थे। हरिशंकर तिवारी की विरासत उनके दो बेटे संभाल रहे हैं। बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी खलीलाबाद से सांसद रह चुके हैं, जबकि छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार से विधायक रह चुके हैं। हरिशंकर तिवारी ने 1984 से 2007 तक चिल्लूपार से विधायक रहे। अब चिल्लूपार सीट से उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चुनाव लड़ते हैं। पिता के निधन पर विनय शंकर तिवारी बेहद दुखी हैं। हरिशंकर तिवारी के निधन से यूपी की सियासत में शोक की लहर है। सभी नेता हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार कई बार विधायक रहे। स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी का जो आकस्मिक निधन हुआ है वो बहुत ही दुखद है और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक लंबी लकीर खींची और उसके लिए हमेशा वो याद किए जाएंगे। उनके निधन पर हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान। बहुत युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। आज भी इस उम्र में भी युवा उनका नाम लेते थे और उनके इस निधन से सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। आज मैं यहाँ पे आई, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, उनके परिवार से मिलकर मैंने संवेदना व्यक्त की। ईश्वर परिवार को सहने की शक्ति दे, प्रभु अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। बहुत दुख का क्षण है। पूर्वांचल की बहुत बड़ी क्षति है। बहुत सारे नौजवानों की आशा के केंद्र थे। मेरा सौभाग्य रहा है कि लंबे समय तक मैंने उनके साथ विधानसभा में काम किया। वास्तव में किसी विधायक की लोकप्रियता सहन में क्या होती है मैंने अपनी आंखों से देखा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति। पंडित हरिशंकर तिवारी आज हम लोग के बीच में नहीं है। यह निश्चित रूप से एक युग का अंत हुआ है। ब्राह्मणों के सिरमौरे थे, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और सब सारे समाज को एक साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे। आज उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसे भरा नहीं जा सकता। हम सारे लोग मर्माहत हैं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। चुनावी लड़ाई में सबसे पहले 2007 में हरिशंकर तिवारी ने मात खाई थी। उन्हें विधानसभा चुनाव में राजेश त्रिपाठी ने हराया था। हरिशंकर तिवारी के विरोधी कहे जाने वाले राजेश त्रिपाठी ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। वहीं 2012 में मिली चुनावी हार के बाद से हरिशंकर तिवारी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे दे दी। एक जमाना था जब हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। एक समय था जब गोरखपुर शहर के बीचों बीच तिवारी के हाथा से ही प्रदेश की सियासत तय होती थी। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे हरिशंकर तिवारी का रसूख सिमटते गया और आज वो भी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे की रिपोर्ट।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर का मौसम हुआ है खुशनुमा। भीषण गर्मी से ठंडी हवाओं ने राहत दे दी है। चारों ओर छाए हैं बादल। बारिश की आशंका। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी भी पड़ रही थी और इसी गर्मी से हर कोई परेशान भी था। हर कोई आसमान की तरफ निहार रहा था और सवाल पूछ रहा था कि हे भगवान, कब होगी बारिश और इस जानलेवा गर्मी से कब मिलेगी राहत। गर्मी इतनी थी कि जमीन भी आग उगल रही थी। आज दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। हवाएं चल रही हैं और उसके बाद अगर हम बात करें तो आसमान में एक धुंध की चादर भी परत भी चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही, साथ ही आंखों में जलन भी हो रही है। अब देखना होगा कि इस तरीके का मौसम कब तक बना रहता है, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी की मार जनता झेल रही है। तो इस बार मानसून को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून 4 दिन की देरी से 5 जून को केरल पहुंचेगा। इससे पहले इसके 1 जून तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा था। पिछले साल केरल में मानसून ने 29 मई को केरल में दस्तक दी थी। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य बारिश का अनुमान जताया है। इससे फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर पॉजिटिव असर रहेगा, यानी महंगाई से राहत मिल सकती है। आईएमडी ने बताया कि लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% बारिश हो सकती है। यदि बारिश एलपीए के 90 से 95% के बीच होती है तो इसे सामान्य से कम कहा जाएगा। तो एलपीए 96% से 104 होती है तो इसे सामान्य बारिश कहा जाता है, और एलपीए अगर 104 से 110 के बीच है तो इसे सामान्य से ज्यादा बारिश कहते हैं। तो 110% से ज्यादा और एक्सेस बारिश को 90% से कम बारिश को सूखा पड़ना कहा जाता है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का हाल बेहाल है और अगर 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो धूल का गुबार बुरी तरह से पूरे इलाके की चपेट में ले लेगा। धूल के कारण पूरे एनसीआर में धुंध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो धूल के चलते प्रदूषण तत्व PM10 खतरनाक स्तर पर बढ़ जाएगा। वही मौसम विज्ञान के अनुसार राजधानी में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक धूल भरी आंधी चली, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी सैटेलाइट इमेज में पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में धूल की मोटी परत नजर आ रही है। आईएमडी के अनुसार अगले 1-2 दिन में बारिश के चलते स्थिति में सुधार होगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज और कल 18 मई को बारिश होने की संभावना है। गर्म हवाओं की वजह से पिछले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान तेजी से, तो वही एक्सपर्ट की माने तो धूल का गुबार लोगों को बीमार करने के लिए काफी है। खासकर फेफड़ों के मरीज, अस्थमा और एलर्जी से परेशान लोगों की दिक्कत बढ़ सकती है। सांस की बीमारी से परेशान लोगों को एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि घरों से कम बाहर निकलें और अगर बहुत जरूरी हो तो मास्क निकाल कर लेकर बाहर निकलें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्ति पर ईडी की नजर है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी की कार्रवाई। ईडी ने कुशवाहा के कुछ बैंक खातों का ब्यौरा भी खंगाला है। तो कुशवाहा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है दर्ज। कुशवाहा की 200 करोड़ की संपत्ति पर ईडी ने शिकंजा कसा है। तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जिनकी आय से अधिक संपत्ति पर लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। तो कुशवाहा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है और इसी को लेकर ईडी की नजर। कुशवाहा की 200 करोड़ की संपत्ति पर ईडी ने शिकंजा कसा है। तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू सिंह कुशवाहा और आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्ति पर लगातार ईडी की नजर है और इसी को लेकर अब कार्रवाई भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो ईडी ने कुशवाहा के कुछ बैंक खातों का ब्यौरा भी खंगाला है। कुशवाहा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज है और इसी को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार कुशवाहा की संपत्ति पर, कुशवाहा की 200 करोड़ की संपत्ति पर ईडी ने शिकंजा कसा है।
तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू सिंह कुशवाहा। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्ति पर ईडी की नजर और लगातार कार्रवाई, उनके खातों का ब्यौरा खंगाल रही है ईडी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो अभी एक सप्ताह पहले ही आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी हुई थी, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा की जो बेनामी संपत्तियां हैं 200 करोड़ से ज्यादा की, उनको आयकर विभाग ने जब्त किया था। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो एनआरएचएम घोटाला हुआ 2007 से 2012 के दौरान, उस दौरान में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी बाबू सिंह कुशवाहा पर दर्ज है। पूरे मामले को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है और कहीं न कहीं बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही एक बड़ी बेनामी संपत्ति जो कि बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी की कंपनी के नाम थी, वो उनके एक करीबी को बेची गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें केवल स्टाम्प ड्यूटी अदा की गई थी। जो जमीन खरीदने के लिए पैसे पेमेंट होने चाहिए थे, वो पेमेंट नहीं हुई थी। इस पूरे मामले में आयकर विभाग ने जांच की थी, जिसके बाद इस संपत्ति को अटैच कर दिया गया था। अब ईडी भी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जो बेनामी संपत्तियां हैं, जो अलग अलग कंपनियों के नाम पर बड़े पैमाने पर संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनको देखा जा रहा है। और ईडी लगातार बाबू सिंह कुशवाहा के जो विभिन्न बैंक अकाउंट्स हैं, उनको भी खंगाल रही है। कोशिश की जा रही है कि उन सभी की डिटेल्स निकाली जाए, ताकि बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ पूरे सबूत के साथ ईडी आगे की कार्रवाई बढ़ाए। हालांकि पूरे मामले को लेकर हम कहें कि बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एनआरएचएम घोटाले में भी वो आरोपी हैं, जमानत पर वो बाहर चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अब ईडी और आयकर भी लगातार उन पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। वहीं गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ट्विटर हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल सपा के मीडिया सेल के इस ट्वीट में पुलिस ट्रांसफर में जाति को लेकर सवाल उठाया गया था। पुलिस ने मामले को खंडन करते हुए गलत सूचना फैलाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं गाजियाबाद पुलिस को भी खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने एक लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में जिले के अंदर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले किए गए थे। लिस्ट में कुल 8 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर थे। इस लिस्ट के अनुसार 6 थाना प्रभारी बदले गए थे। बस यही लिस्ट समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट पर कुछ इस तरीके से प्रसारित की गई, जिसमें 6 जो प्रभारी बदले गए हैं वह एक विशेष जाति के हैं। ट्विटर हैंडल पर आरोप लगाया गया कि सभी 6 प्रभारी जिनको चार्ज दिया गया है गाजियाबाद की मोदीनगर थाना पुलिस ने हापुड़ मार्ग क्षेत्र में बखरवा रोड स्थित एक मकान पर छापा मारा है। नकली गुटखा और पान मसाला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने आरोपी संचालन सहित 3 लोगों का गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से भारी मात्रा में नकली गुटखा और पान मसाला बरामद किया है। पुलिस ने गुटखा बनाने वाली मशीन सहित अन्य उपकरण कब्जे में लिए हैं। यहाँ कई नामचीन कंपनियों के ब्रांड की डुप्लीकेसी की जा रही है। बताया गया है कि यहाँ तैयार किया गया नकली सामान बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस डुप्लीकेट माल खरीदने की तलाश में लग गई थी। आज हमने ये जो मोदीनगर में रेड की है डुप्लीकेट विमल पान मसाला दिलबाग पान मसाला की, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हमें 15 दिन से जानकारी मिली थी हमारे बाजार में डुप्लीकेट माल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके बारे में हमने आके पिछले 2-3 दिन के अंदर हमने एसएचओ साहब को बताया, तो उन्होंने तफ्तीश डालने में हमारी मदद करी। इसके अंदर हमें काफ़ी 2 मशीन मिली हैं और काफ़ी क्वान्टिटी माल मिला है दिलबाग पान मसाला विमल पान मसाला का। बाकी अभी कार्रवाई चल रही है। 2 लोग इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जो फैक्ट्री का जो मालिक है रोहित अग्रवाल, और बाकी तफ्तीश चली रही है। ताजमहल की सुरक्षा में लापरवाही सामने आई है। सोमवार देर रात 12 बजे के बाद पुलिसकर्मियों ने टॉर्च के सहारे ताजमहल की सुरक्षा की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सोमवार शाम करीब 5 बजे हल्की आंधी आई थी। इससे कई जगह पर फॉल्ट हो गई, जिससे ताजगंज स्थित ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित पाठक प्रेस के पास सोमवार रात करीब 9 बजे पुलिस चेक पोस्ट की बिजली सप्लाई बंद हो गई। इससे येलो जोन में अंधेरा छा गया।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार कर रही है रणनीति। जनता से सीधा संपर्क साधने से बेहतर होगा मास्टर प्लान। हर लोकसभा क्षेत्र में परिवारों से संपर्क करेगा केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारी। लोकसभा के प्रबुद्ध वर्ग के 200 परिवारों से संपर्क करेगी बीजेपी। संकल्प पत्र में शामिल किए जाएंगे आम जनता के मुद्दे। तो जनता से सीधा संपर्क साधने से बेहतर होगा मास्टर प्लान। हर लोकसभा क्षेत्र में परिवारों से संपर्क करेंगे केंद्रीय मंत्री पदाधिकारी। तो लोकसभा के प्रबुद्ध वर्ग के 200 परिवारों से संपर्क करेगी बीजेपी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।